हेलो एस्पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको सीएसआईआर में पूछा जा सकता है। सिर्फ सीएसआईआर में नहीं, ये टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, हर एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक ऐसा ये टॉपिक है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी जो भी हमारे 13 यूनिट्स है, हर कहीं ना कहीं ये आपको यूज़ होता ही होता है। जैसे प्रोटीन हमें यूज़ होता है यूनिट 2 में, प्रोटीन हमें यूज़ होता है यूनिट 13 में, डीएनए आरएनए हमें यूज़ होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर उसके बाद जो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह है, ये हमें अगेन यूनिट 2 में, यूनिट 3 में कहीं ना कहीं यूज़ होता ही होता है। तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अभी वक्त बहुत कम है, तो मैं आपको लाइटली बताऊंगी कि आपको कौन से यूनिट है जो आपको, या कौन से सब टॉपिक्स है इस यूनिट के जो आपको या तो करके जाना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने ये करके रखा है तो आपको किस टॉपिक्स पे ज़्यादा रिविजन करना है, यानी कि कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है। तो पहला है अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इन 3 चीज़ों को आप नहीं भूल सकते, यानी कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड तो आना ही आना है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसका पीआई पूछा जा सकता है, पीएच पूछा जा सकता है, मतलब कौन से पीएच पे, कौन से अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज होगा। तो हमने उस वहाँ से हटा के दूसरे पीएच में डाल दिया, तो वहाँ पे उसका चार्ज कैसा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोटीन से आ सकता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर, बी फॉर्म, ए फॉर्म, जेड फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके कंपैरिजन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, टर्जरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी टर्जरी स्ट्रक्चर, क्वांटरी स्ट्रक्चर। तो आपको ये जो कंपोजिशन है, ये जो इसका स्ट्रक्चर आपको कंपलसरी करना है, आप उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। उसके बाद जो आता है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता ही जाता है। वो आपको क्या कह सकते हैं कि पूरा एक क्वेश्चन नहीं देगा। सीएसआईआर क्या करता है, इस पे पूरा एक क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन कहीं न कहीं इसे घुसा घुसा देता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया हो तो उसमें से एक ऑप्शन इस इंटरेक्शन के बारे में होगा, या उसने अगर किसी प्रोटीन के बारे में, या किसी अमीनो एसिड के बारे में, या किसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा हो, तो कहीं न कहीं वो इस फोर्सेस के बारे में एक ना एक एमसीक्यू, एक ना एक जो क्या कहते हैं ऑप्शन डालता ही है। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इस एक क्या बोल सकते हैं हम, ऑप्शन की वजह से हम पूरा क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो इनको आप ज़रूर से कीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन। आपको ये भी देखना है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, इसमें से वीकेस्ट कौन सा है वो पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, कौन कैसे बॉन्डिंग करता है, कौन से बॉन्ड्स में ये होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप मतलब ऐसे रिलेट करके इसे आप कर लो। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आपको बहुत पूछा जाता है, यानी कि वो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव मतलब जो जितनी भी रिएक्शंस है ना, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस, इसमें उसमें आपको बहुत ज़्यादा थर्मोडायनामिक्स पूछा जाता है। अगेन इस पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यानी कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको पूछा है और चारों के चारों ऑप्शंस उसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये कहीं न कहीं किसी और ही मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बोलेंगे एंडोडर्मिक है, एंडोथर्मिक है, सॉरी, ये एक्ज़ोथर्मिक है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, कितनी एनर्जी कंज़्यूम होगी, डेल्टा जी कैसा होगा, फिर डेल्टा एच कैसा होगा। तो बीच में ये डेल्टा जी, डेल्टा एच के बारे में भी पूछ देंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमने ये किया नहीं होता है टॉपिक्स ठीक से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, 4 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, और ये एक ऑप्शन हमें नहीं पता होता है, हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, और हम इसकी वजह से क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप इन चैप्टर्स को करो। थर्मोडायनामिक्स के बारे में देखो कि फोटोसिंथेसिस में वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, डेल्टा जी कैसा होता है, डेल्टा एच कैसा होता है। मैं नहीं कह रही कि आप वो फर्स्ट लॉ पढ़ो, सेकंड लॉ पढ़ो, थर्ड लॉ पढ़ो, नहीं, वो नहीं पूछते वो। सीएसआईआर ऐसा कभी नहीं पूछता कि फर्स्ट लॉ बताओ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नहीं। वो आपको कहाँ पे पूछेगा, ये आपको फोटोसिंथेसिस में पूछेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में पूछेंगे, आपको क्रेब्स साइकिल में पूछेंगे, प्रोटीन कन्फर्मेशन में पूछेंगे कि प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी क्या होगा, उसका डेल्टा एच क्या होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो अगेन बायोएनर्जेटिक्स।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ईटीसी आपको यहाँ पे भी पूछते हैं। अगर यहाँ पे नहीं पूछा तो आपको कैंसर में ये बहुत पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस कैंसर से रिलेटेड है। टीसीए साइकिल जो है वो कैंसर से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से वो अलग कंपाउंड फॉर्म करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी एनर्जी है वो कैंसर सेल्स को मिलती है। तो आपको ऐसे भी रिलेट करके पूछते, तो आपको ये यूनिट्स नहीं भूलने हैं। फिर अगेन आता है एंजाइम। एंजाइम ये मतलब क्या, सीएसआर का मोस्ट फेवरेट है। आपको हमेशा आएगा ही आएगा। मैं आप मुझे एक पेपर ऐसा निकाल के दीजिए पीवाईक्यू वाला जहाँ पे एंजाइम से क्वेश्चन नहीं आया है। हर बार पूछते हैं, सिर्फ सीएसआर नहीं, आप कौन सा भी एग्जाम उठा लो, आप आईसीएमआर, गेट, डीबीटी, जेआरएफ, कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको इसमें एंजाइम्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे। और सबसे ज़्यादा सीएसआर का फेवरेट है वो है इनिबिशन। इनिबिशन और ग्राफ। ग्राफ पे तो भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ग्राफ बिल्कुल करने हैं। ग्राफ कैसे चेंज होता है, अनकॉम्पिटिटिव में ग्राफ क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में ग्राफ क्या होता है, फिर रिवर्सिबल इनिबिशन में ग्राफ कैसे होता है, फिर जो हम कहते हैं ना पिंग पोंग रिएक्शन, उसमें कैसा होता है। एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पूछते हैं, लाइसोजाइम इसमें घुसा के पूछते हैं। तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करना है कि ये इन्हिबिशन और इन्हिबिटेड जो एंजाइम्स को इन्हिबिट करते हैं ना, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गए, तो वो कौन से स्टेज में इन्हिबिट करते हैं, इन्हिबिशन कैसा होता है, कौन है जो सिर्फ एंजाइम को इन्हिबिट करता है, कौन है जो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इन्हिबिट करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के आएंगे। आपको इस तरह से रिलेट करके उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करना है, बोलूँ मैं, पढ़ना नहीं है। अभी आप पढ़ नहीं सकते, अब आप उसको रिवाइज करना है, और आप इस तरह से लिंक करके उसे रिवाइज करना। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट आप भूल कर भी मत भूलना। अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट भूल लिया ना, अब सीएसआईआर भी भूल जाओ, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब आपको ना थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ आप वो 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में ही नहीं सोच सकते, आपको उसके आगे भी देखना पड़ेगा कि मतलब कौन सा अमाइनो एसिड, मैं बोल रही हूँ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर नहीं, अमाइनो एसिड आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ पे मिलेंगे। स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, आपको कोई चार्ज पूछा जा सकता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये कंपलसरी करना है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो स्टेबल कैसे रहता है। अगेन ये बॉन्ड्स इसमें आते हैं। जो बॉन्ड्स मैंने आपको पहले बताया था ना कि वन डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको इस तरह भी घुसा के पूछ लेंगे। मतलब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे आपको पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड, पूरा वन डेर वाल्स इक्वेशन के बारे में पूछा गया हो। नहीं, आपको इस तरह बीच में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन एक एमसीक्यू या एक जो होता है ना ऑप्शन, वो आपको डाल देंगे, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इतने सारे यूनिट्स जो है बायोकेमिस्ट्री के करने ही करने हैं। आप इसे नहीं भूल सकते हैं। अगर आपने किए हैं इसे, तो आप इन इन यूनिट्स को तो एटलीस्ट रिवाइज कर लो। एक बार पूरा पूरा रिवीजन कर लो। इससे आप टाइम सबसे ज़्यादा दो। आपको ये नहीं भूलना है। अगर आपने ये भूल दिया ना, तो अब सीएसआईआर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आई विश कि आपका इसी दिसंबर में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। थैंक यू।